होला अमीगोस, ¿cómo están? Espero que muy bien। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिजवान खान और आज हमारे साथ हमारी स्टूडेंट अंजना है, जो कि अभी-अभी डेले इन्होंने पास किया है, डेले A2 लेवल का। और ये वीडियो उन सभी को देखना चाहिए जो अभी मैरिड हैं। और ये तो उस दौर में इन्होंने स्पेनिश सीखना शुरू की जब ये अनमैरिड थी। उसके बाद फिर उसके शादी हुई और शादी के बाद फिर से इन्होंने कमबैक किया और फिर से स्पेनिश सीखना शुरू किया और उसको तब तक छोड़ नहीं जब तक इन्होंने डेले एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लिया। तो हमारे साथ अंजना है जो कि दिल्ली से हैं। अंजना, बिenvenida, ¿cómo estás? Estoy bien, profesor. Gracias. ¿Y usted? सो अंजना, सबसे पहले तो अपने बारे में आप बताइएगा। मैं पहले आपसे आपके बारे में पूछूंगा कि आप कहाँ से हैं और आपने पढ़ाई में क्या कर रखा है और आप स्पेनिश सीखना जब शुरू किया था तब आप जॉब कर रही थी, क्या था सब पूरा आप बताइएगा, बेस में बेसिक अपने बारे में, फिर आगे आगे मैं आगे के क्वेश्चंस पूछता हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में रह के मैं मतलब एक छोटे से गांव से आती हूँ। मैं मतलब हायर स्टडी मैंने मतलब की है। जैसे मैं टीचिंग लाइन में थी स्टार्टिंग से कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, लेकिन किसी तरह से मेरा मैंने काफी गवर्नमेंट एग्जाम दिए, क्लियर भी हुए, 2 बार एग्जाम क्लियर भी हुए, लेकिन एट दी एंड जाके मेरा जॉइनिंग नहीं हो पाया। तो मैं डिप्रेशन तक में आ गई थी कि मैं क्या करूँ, क्या होगा। एक दिन अचानक मैं ऐसी स्क्रॉल कर रही थी, मैंने आवर लैंग्वेज स्कूल एक ऐसी चैनल देखा और मैं ऐसे क्लिक करके बैठ गई उसको और मैं पढ़ने लग गई। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है। मैंने काफी सॉन्ग्स के बारे में सुना था, सॉन्ग्स सुने थे काफी, और उसके बाद मुझे ये लगा कि हाँ ये लैंग्वेज अच्छी है, सीखनी चाहिए। तो मैंने झिझकते हुए सबको कॉल किया और कॉल करने के बाद सबने मुझे जो बताया कि हाँ ऐसे है ऐसे है। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा नर्वस थी, लेकिन एट द एंड मतलब रिजल्ट अच्छा आया और पास हो गए। ऐसे तो मैं यहाँ आपने पे स्पेनिश क्यों चूज किया? मतलब बेसिकली आप कोई और भी लैंग्वेज चूज कर सकते थे, तो आपने स्पेनिश क्यों चूज किया? इसके बारे में मैंने थोड़ी सी सर्च की थी कि ये कंट्री से बोले जाने वाली लैंग्वेज है। 21 कंट्रीज में ये लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये मैक्सिमम एरिया कवर करती है। तो इसका एक फायदा ये भी है कि हमें इसमें काफी स्कोप भी मिलते हैं जॉब पर्पज से, या आप घर में बैठ के भी मतलब काफी चीजें इससे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो फिर आपने मतलब जॉब भी कर रही थी, तो आपने मतलब आप दिल्ली में रहती हैं, तो आप ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकती थी, तो आपने ऑनलाइन क्यों चूज़ किया? ऑनलाइन में तो ना टीचर सामने होता है और ना ही और बच्चे होते हैं और हमारी तो क्लासेस में हफ्ते में 1-2 दिन क्लास ही होती है, वो भी 1 घंटे की। तो आपने मतलब क्यों ऐसा रिस्क लिया? ऐसा क्यों? मैं स्टार्टिंग से ही आफ्टर स्कूल मैं वर्कहॉलिक हूँ और मैं थोड़ा सा ये बिलीव करती हूँ कि मैं जैसे जॉब जाती थी, मैंने जॉब को कंटिन्यू किया, मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। अच्छा। क्योंकि मैं घर पे बैठ के, हाँ मैं घर पे बैठ के पढ़ तो सकती थी, ऑनलाइन में पढ़ सकती थी, लेकिन ऑफलाइन में जाके पढ़ भी सकती थी, सॉरी ऑफलाइन जाके पढ़ सकती थी, लेकिन एक मुझे ये था कि मुझे जॉब नहीं छोड़नी है, मुझे जॉब के साथ कंटिन्यू अपनी स्टडी भी करनी है, इसलिए अच्छा। मैंने ये चूज किया। तो मतलब लेकिन हमारी क्लासेस तो एक ही हफ्ते में 1 ही बार होती है, तो वो सफिशिएंट होती है आपके लिए? कैसे मतलब? वो इतना सफिशिएंट होती है, उसका कंटेंट और सर जो आप जो टास्क देते हैं हमें पूरे हफ्ते में, वो पूरा हफ्ता हमें उसको सर्च करने में लग जाता है। उसके साथ इतनी सारी वीडियोस देखना, यूट्यूब पे सर्च करना और साइड बाय साइड आपको इतनी सारी सीरीज देखना, मतलब काम बहुत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंटेंट से जुड़े हुए हो, उसके साथ साथ आप काफी चीजें भी सीख रहे हो तो मतलब आपको एप्लीकेशन में अपने ही टास्क के एक अंदर। दिन लाइव क्लास होती है और बाकी सारे दिन आप एप्लीकेशन में जो कंटेंट है बाकी सारा हफ्ता आपका उसमें बीत जाता है, तो मतलब कहने मतलब है कि हर रोज आपको पढ़ना ही पड़ता है। बिल्कुल, अच्छा, तो अगला कि स्टडी तो हमारा पीछा नहीं छूटता, स्टडी हमारी डेली होती है। स्टडी डेली होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो हम जैसे बहुत लोग सुनते हैं कि यार स्पेनिश 1 घंटा क्लास होती है लाइव, बाकी दिन तो होती नहीं, तो कैसे होता होगा? लेकिन मेरा हमेशा सभी से कहना है कि हर दिन क्लास होती है, वो एप्लीकेशन के माध्यम से होती है। हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, हिंदी माध्यम से हैं, तो आप हिंदी माध्यम से भी घर पे सीख सकते हैं। और दूसरा अगला सवाल कि मतलब आप डेली कितना टाइम देती थी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कितना घंटा एवरेज अगर मान के चले तो आप डेली कितना स्पेनिश को देती थी और कितना देना चाहिए? स्पेनिश को मैंने A2 जब लेवल डेमो तक कोर्स 9 किया महीने था, तक खत्म करने के लिए, स्पेनिश को A2 लेवल 9 महीने तक खत्म करने के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए? पढ़ना तो मतलब मिनिमम आपको 3 आवर्स पढ़ने चाहिए। 3 म आवर्स आपको कंटिन्यू, हाँ, पर 3 डे? आवर्स मतलब पढ़ने चाहिए, जिसमें आप पर डे आपको इसमें आपका लिसनिंग, जैसे आपके एलएसआरडब्ल्यू होता है, हुँ, लिसनिंग, राइटिंग, हुँ, रीडिंग, ये सब होता है।
इसमें आपको हाफ हाफ आना आवर भी आप अगर आप अपने आप को दोगे इस चीज के लिए तो वो भी सफिशिएंट है। मतलब डेली के आप 2 आवर दे सकते हो और आप अगर ज्यादा करते हो कि हाँ हम ज्यादा ही। हाँ जी। तो मतलब 1.5 से 2 घंटा आप दो तब भी स्पेनिश आ सकती है, लेकिन रेगुलर, राइट? अच्छा, ओके। सो आपका जो मैंने देखा शुरुआत से आपका एक चीज में तो हमेशा ही मुझे कभी उसके बारे में कहना नहीं पड़ा, स्पीकिंग आपकी शुरू से अच्छी थी। मैं पहले थोड़ा अंजना के बारे में बता दूं। अंजना ने 2022 में आई गेस ना, 22 में इन्होंने सीखना शुरू किया था, अगस्त में। और इनके बैच में 3 या 4 लोगों ने शुरू किया था और उनमें से फिर बाकी लोगों का हौसला टूट गया और ये सिर्फ बची थी। तो इन्होंने बिगनर बैच खत्म किया, फिर उसके बाद दूसरे बैचेस में कोई बचे नहीं, तो मैंने कहा अकेले तो मैं नहीं शुरू कर पाऊंगा। फिर एक बच्चा आया, उसने कहा कि मुझे A2 ज्वाइन करना है, तो ये तब तक इन्होंने खुद से ही A1 पढ़ लिया, बिगिनर के बाद A1 इन्होंने खुद से ही पढ़ लिया और डायरेक्टली A2 बैच ज्वाइन कर लिया। और फिर लगी नहीं, फिर शादी वादी हो गई थी, फिर B1 बैच में थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं A2 फिर से करना चाहती हूँ और उसमें से ही मैं एग्जाम देना चाहती हूँ। मैंने कहा तो चलो इससे अच्छी कौन सी बात है ना, ये भी कर लेते हैं। तो टाइम थोड़ा लगा बिकॉज ऑफ कि घर का जो शादी वाला हिसाब किताब था उसमें, और फिर थोड़ा क्लासेस बैचेस में एडजस्ट होना, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं और लगी रही। तो ये सबसे अच्छी, मैंने कहा अब तो इसकी शादी होगी कि क्या ही ससुराल वाले इनको परमिशन देंगे, लेकिन सब उल्टा ही हुआ। इनकी लगन, इनकी मेहनत को उन्होंने देखा, परखा और इनको परमिशन दी कि हाँ भाई आप करो। तो खैर ये अच्छी बात है कि आजकल फैमिलीज जो है फॉरेन लैंग्वेज को भी एक कंसीडर कर रही हैं और कह रही हैं कि भाई जब बिटिया पढ़ना चाह रही तो वैसे तो कौन ही है जो पढ़ना चाहे, लेकिन आप पढ़ना चाह रही तो उन्होंने उसको दिया। इसके लिए आपके परिवार, आपके ससुराल को भी बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। अब अगला सवाल कि स्पेनिश में आपने लिसनिंग और स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया? लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए सर, लिसनिंग के लिए मैं सॉन्ग सुनती थी और पॉडकास्ट सुनती थी। अच्छा, पॉडकास्ट मैंने बहुत सुने स्पॉटिफाई पे, और सॉन्ग्स वगैरह मतलब काफी सुनती थी और साथ में सीरीज देखती थी। एक ही सीरीज मैंने कम से कम 5 बार देखी। एक ही सीरीज और वो सीरीज अभी भी मैं सीरीज देखती हूँ। हाँ। और अभी भी चल रही है सीरीज वगैरह, और वो मुझे अब इतने अच्छे से फ्लुएंटली समझ में आती है कि मतलब एक एक वर्ड मैं कैच करती हूँ। अच्छा, ये भी पता चलता है कि ये कौन से टाइम में है और ये कौन से मूड में बात हो रही है। अच्छा, तो अब तो आपको लिसनिंग में हो गया, लेकिन शुरुआत में ही कहाँ सीरीज समझ में आ रही है? शुरुआत में आपने इंप्रूव करने के लिए लिसनिंग पे क्या काम किए? सब बिगनर स्टोरीज देखी। बिगनर स्टोरीज पढ़ती थी? अच्छा, और स्पीकिंग पे आपने कैसे काम किया? स्पीकिंग पे हमारा एक ग्रुप बना हुआ था पर्सनल, हमारे फ्रेंड्स के साथ। उस ग्रुप में हम पढ़ते थे और एक दूसरे का टॉपिक देते थे कि छोटा छोटा ग्रुप, मतलब छोटा छोटा कोई टॉपिक, जैसे बेड के ऊपर 10 लाइन्स बोलो, या फिर अपने रूम के ऊपर 10 लाइन्स बोलो, और अपने गार्डन के ऊपर 10 लाइन्स बोलो, मतलब व्हाटएवर यू वांट, आप 10 लाइन्स बोलो, सफिशिएंट है। तो मतलब आप वहाँ पे कोई फॉर्मल रूल नहीं थे, आपस में ही खुद को टॉपिक दो, एक दूसरे से करो। ये मेरी क्लास के अपार्ट आप लोग अपना टाइम निकाल के आपस में डिस्कशन करते थे, राइट? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं शुरू से भी चाहता हूँ हर बैच में। अभी भी जो मेरे बच्चे अगर ये इस बैच जो जुड़ते हैं या जुड़ेंगे, तो वो बच्चे भी, मैं चाहता हूँ कि क्लास तो आपकी जो चल रही है, आपस में भी फ्रेंडशिप करके आप लोग एक दूसरे से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका रिजल्ट देख लो कि मतलब हमारे सारे स्टूडेंट भी इंप्रूव करें। क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पूछने में शर्माओ मत, बताने में हिचकिचाओ मत, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं कि आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उससे आप सभी का बेनिफिट है। क्योंकि पढ़ाने वाले को पढ़ने वाले से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने वाले को ये भी है कि उसका ऐसा साथी बता रहा है जो खुद उसी स्टेज पे है, तो और ज़्यादा आसानी होती है ना? खैर, और जो नेटिव स्पीकर, बोलिए बोलिए। हितेश हमें पढ़ाता था, वो इतना मतलब इतना एंथुसियाज्म होता था कि उसके अंदर कि वो खुद टॉपिक सिलेक्ट करके लाता था कि आज ये पढ़ना है। वो हमें मतलब अगर 5 बजे से 5 बजे लिंक आ जाता था हमारे पास, और स्टार्ट हो जाता था कि आज ये लिसनिंग करनी है, इससे क्वेश्चन होने हैं, इससे क्वेश्चन खुद करूंगा, और ये सब मतलब ये सब स्टोरीज करनी है। ये हमारा पहले से ही श्योर रहता था कि आज हमें ये काम। तो हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि हितेश हमारे प्रीवियस स्टूडेंट रहे हैं, और वो जिस जॉब में कर रहे थे मुझे मिले दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि सर मैं स्पेनिश भूल रहा हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने उनकी भी स्पेनिश इंप्रूव होगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने का अच्छा एंटरटेनिंग मौका मिलेगा। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा टाइम निकाल के अपना जॉब के बाद भी हमारे स्टूडेंट जैसे अंजना और तमाम स्टूडेंट्स से उनको हेल्प करी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा। तो बहुत अच्छा, हितेश को भी बहुत बहुत मुबारकबाद किस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, अब अगला कि नेटिव स्पीकर जो हमारी क्लास में हम लोग शुरू से ही एज अ बिगनर स्टेज से हम लोग बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो नेटिव स्पीकर का क्या योगदान रहा और वो किस तरह से आपका, चाहे वो होमवर्क चेक करने व्हाट्सएप में से हो या लाइव प्रेजेंटेशन में, उनका योगदान कैसे है आपका स्पेनिश सीखने में? सर, नेटिव स्पीकर का सबसे बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि वो हमें हमारी एक एक माइनर मिस्टेक भी बताते थे कि आपकी यहाँ पे गलती है, आप इसको ऐसे इम्प्रूव करो। इसके बाद सेंटेंस तक बुलवाते थे कि अगर हम किसी वर्ड को बोलने में हिचक रहे हैं तो उसको भी इम्प्रूव कराते थे। इतना हमें उन्होंने वो कर दिया था।
कि आपको अब ये वर्ड ऐसे बोलना है। और यही चीज़ आपको शायद हेल्प किया कि जब आप डेली एग्ज़ाम देने गई होंगी तो वहाँ भी नेटिव स्पीकर होता है। तो ये फिलहाल मुझे लगता है ये डर तो नहीं रहा होगा कि यार ये नेटिव स्पीकर है, बाप रे! ये तो मार ही डालेगा, ऐसा नहीं रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं। और आपका तो लाइव इंटरेक्शन भी मुझे लगता है कि पहली बार आप किसी नेटिव स्पीकर से मिली थी तो वो शायद एमा थी, उसके बाद नूरिया रहीं और उसके बाद आपकी खुद नेटिव स्पीकर जिनको आपने जब एमा तो की मुलाकात तो आपकी तब हुई थी जब आप स्पेनिश में शायद 2 ही हफ्ता आपने फोनेटिक्स सीखे थे बस। 2 होता है। है ना? तो और उसके बाद जब नूरिया आई तब आप स्पेनिश में थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया, तो तीसरी बार में तो आपने फुल ऑन गाइड किया जिसकी आपको पहली पेमेंट मिली। मैं आपको बता देता हूँ कि एक दिन हमारी एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक गाइड चाहिए कोई जो स्पेनिश बोलता हो दिल्ली में, तो जो मुझे हेल्प करे मार्केट-वार्केट जाने में। तो मैंने कहा भाई हमारी एक स्टूडेंट है अंजना, वो सीख रही स्पेनिश, आप उसके साथ जाओ। और ये उसके साथ सुबह से लेके शाम तक रहीं, पूरा उन्होंने दिल्ली घुमाया, बाज़ार घुमाया, इधर-उधर गईं और बहुत खुश हुईं। और इनकी पहली जो इनकम हुई डॉलर में वो शायद $30 हुई, राइट? पहली इनकम ही $30 हुई और ये उस दिन बड़ा खुश थी कि सर पहली कमाई स्पेनिश से पहली कमाई। और आई वाज़ सो हैप्पी कि चलो ठीक है कि हमारी लाइफ में जब हम अपना खुद से कोई पैशन फॉलो करके जो पहली इनकम होती है उसकी अलग ही बात होती है। अच्छा, अब अगला कि अब एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले तक बीच-बीच में थोड़ा तबीयत भी खराब थी, थोड़ा बीमार भी थी और बिज़ी भी थी। लेकिन एग्ज़ाम का क्या एक्सपीरियंस है इसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि पहला कि आप एग्ज़ाम से जाते से पहले क्या डर था और उसको कैसे आपने कवर अप किया? दूसरी चीज़ एग्ज़ाम में ओरल में क्या-क्या पूछा गया, रिटन वाले में क्या-क्या पूछा गया वो प्लीज़ सब एक्सप्लेन करें प्लीज़। और आपने कहाँ से एग्ज़ाम दिया, सेंटर क्या था? सर एग्ज़ाम से पहले का जो फ़ियर तो मैं उसको नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन पहले से ही थी। लेकिन बीच में मेरी शादी पड़ने की वज़ह से मुझे मतलब गैप आ गया था मेरी स्टडी में, 3 महीने का गैप आ गया था। और उसके मुझे एग्ज़ाम अप्रैल में देना था। मैंने एग्ज़ाम दिया नवंबर में, तो वो गैप मेरे लिए बहुत बड़ा था। फिर मैंने जुलाई में सोचा था कि मैं जुलाई में दे दूँगी, जुलाई में भी नहीं दे पाई। तो गैप ज़्यादा हो गया, मैं पढ़ नहीं पाई। और रही बात मतलब मेरे सारे क्वेश्चन थी जो मैंने स्टडी किए और उनको देखा कि उसमें क्या-क्या किस पार्ट में क्या आया हुआ है। बहुत ईज़ी टॉपिक थे जो मतलब मेरी क्लास में हमें कराए हुए थे। जैसे? जैसे ओरालिस में कहूँ विकास आया हुआ था और एक जिम का टॉपिक था, एक पार्क इमेज में हमारा पार्क का था कि पार्क में 3 लेडीज़ हैं और वो हाथ में बोतल लिए हुए हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स ये किया हुआ है, स्पोर्ट्स पर्सन है वो। और मतलब इसी तरह का उनका वो था। और जो स्पीकर थी, नेटिव स्पीकर थी, वो भी मतलब उन्होंने पहले समझा दिया था कि आपको मतलब ये इन 2 टॉपिक्स में से ऐसे चूज़ कर इनमें से एक चूज़ करना है, इनमें से एक चूज़ करना है। आपको 2 टॉपिक दिए गए थे चूज़ करने के लिए? बहुत ईज़ी आया था। आपको 2 टॉपिक दिए गए थे चूज़ करने के लिए? हाँ जी, सर। अच्छा, तो और कन्वर्सेशन में क्या था? हाँ जी, सर। कन्वर्सेशन में मिकासा था और एक जिम का था। जिम का था। अच्छा, ठीक है फिर? और एक्सक्रीटा में कि आप मूवी कौन-सी पसंद करते हो? आपको कौन-सी मूवी पसंद थी आपके बचपन में? आप किसके साथ मूवी देखना चाहोगे? इस तरह के क्वेश्चन थे एक्सक्रीटा में। और एक्सक्रीटा में एक नोट भी था, जो मुझे मतलब याद नहीं है, एक नोट भी था। और ऑडिटिवा भी बहुत मतलब काफ़ी अच्छा था। वो मैंने ऑडिटिवा जो हमारी बुक थी, रेड बुक थी, उसमें था। अच्छा, सेम था वही? वो मैंने सिर्फ पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ था। अच्छा, उसी वही में था वो। क्या बात है। तो वो मुझे यूट्यूब पे मुझे मिल गया था वो ऑडिटिवा, तो मैंने वो पहले से प्रिपेयर वो मैं स्टेज में ही कराया था वो ऑडिटिवा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा तो बेसिकली सबसे पहले आपने जो फॉर्म भरा था 1-2 महीने पहले, जब भी लास्ट डेट को शायद आपने भरा था मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या आप एम्बेसी भी गई थी जी, सर। वहाँ पे प्रीवियस पेपर सॉल्व करने के लिए एक बार? मैं सिर्फ एक ही बार नहीं जा पाई क्योंकि मैं घर से ही प्रिपेयर कर रही थी सब कुछ। अच्छा। मैं एक ही बार नहीं जा पाई। ठीक है। और प्रिपरेशन भी मैंने की थी रेड बुक से, तो वो भी मैंने लेक्सिया की थी और ऑडिटिवा की थी। तो और स्पेनिश सीखने के दौरान जो रीडिंग है उसका क्या रोल होता है? जो आप रीडिंग करते हो रोज़ तो उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? आउटलाइन इंटरनेशनल की रीडिंग करना वो कितना ज़रूरी होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी स्पेनिश का। रीडिंग। आपका माइंड इतना डेवलप होता है आपके कॉम्प्रिहेंशन से कि आपकी उसमें रीडिंग भी सुधरती है, उसमें आपकी लिसनिंग भी सुधरती है, क्योंकि हम तो ग्रुप में करते थे, एक पार्ट कोई पढ़ता था, एक पार्ट कोई पढ़ता था। तो उसमें आपकी लिसनिंग भी सुधरती है और अगर उसमें मतलब आप लिखा हुआ पढ़ रहे हो, तो आप उसका एक्सक्रीटा भी आपका इम्प्रूव होता है। मैं मानती हूँ कि वो आपके चारों पार्ट कवर कर सकता है, आप उसको गौर से पढ़ो। हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका उसी का ही असर दिख रहा है कि आपका ग्रुप 1 में जो मैं देख रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिव द लेक्चर में 17 आया और एस्क्रीता में आपका आया है 16 करीब 17 उसमें भी आया, तो मतलब आपका 33 नंबर आया है, ठीक है। और लिसनिंग में आपका 16 आया है और स्पीकिंग में 14 आया, तो मतलब एकदम 30 पे एकदम पॉइंट पे था।
है ना? तो बहुत ही अच्छा आप तो लिखने से मतलब है है ना कि पास हो गए और बाकी आप बात तो कर ही लेते हो, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन ये देख लीजिए कि आपका इधर तो इन्होंने दोनों बैलेंस कर रखा था, उधर इन्होंने लिसनिंग पे मतलब मैंने देखा कि हमारे सारे स्टूडेंट का लिसनिंग बड़ा अच्छा है। वो सोनी 25 में 25 ले आई है। तो अच्छा फिर अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपने अच्छा एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत वेट करना पड़ता है रिज़ल्ट का। तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आपके लिए क्या था? चारों में से? डिफिकल्ट पार्ट मेरे लिए लेक्चर ही था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे ही, क्योंकि उसमें ये लगता है कि तीनों में से कौन सा ही सही होगा। हाँ, पहले तो पहला लगता है कि ये सही होगा, हाँ। मतलब लगता है लेक्चर ही है, चाहे आप कितना ही पढ़ लो, कितनी भी तैयारी कर लो लेक्चर की, लेकिन लेक्चर ही लगता है। और राइटिंग पे आपने पहले से प्रैक्टिस कर रही थी, आप उसको लिखती थी राइट एवरीडे? नहीं सर, एस कृपा मैंने बिल्कुल नहीं किया। सीरियसली? सीरियसली वो मैंने एग्जाम एग्जाम में जाके ही नोट लिखा है, और एग्जाम में जाके ही मैंने अपना एस कृपा दिया है। क्या बात है, क्या बात है! छुपी हुई जबकि मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ भैया क्योंकि मैं जब मेरा मेरा मैं लेक्टोरा की वजह से मेरा जब मैंने B1 एक बार दिया था नहीं हुआ था, फिर दोबारा दिया मैंने। तो मैं हमेशा ही बताता हूँ कि अब सब ना सिर्फ अपने फेलियर से सीखो, दूसरों के भी फेलियर से सीखो। तो मैंने कई और भी स्टूडेंट का देखा जिनका नहीं होता है कभी-कभार, तो वो लेक्टोरा में भी उनका खराब हो जाता है, ठीक है? तो लेक्टोरा पे भी ध्यान दें, आप अंजना को इंस्पिरेशन इस बात में ना मानें कि उन्होंने लेक्टोरा एग्ज़ाम वाले दिन ही किया ज़रूर पढ़ें उसके लिए। और स्पीकिंग और आपने बताया था कि आप सीरीज़ देखती थी सॉरी लिसनिंग में सीरीज़ देखती थी और स्पीकिंग के लिए आपने शायद नेटिव स्पीकर के साथ जो हम लोगों की प्रेज़ेंटेशन होती थी, उसके बारे में तो मैं बता सकता हूँ कि मैं हर वीक में प्रेज़ेंटेशन टॉपिक देता था, वो टॉपिक जो रिलेट करते हों A2 लेवल से और वो अंजना ने प्रैक्टिस किया और प्रीवियस पेपर्स से भी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी। तो इनका प्रेज़ेंटेशन शुरू से ही मैं एग्ज़ाम्पल देता था कि अंजना एक्स्ट्रोवर्ट हैं, चूँकि ये टीचर भी हैं, पढ़ाती भी हैं, तो इनको बोलने की कला इनको मालूम है और ये हँस-हँस के अपना काम निकाल लेती हैं। ठीक है। वेरी गुड अंजना। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद की और एक और चीज़ मैं हमेशा कहता था स्पेनिश में सोचना शुरू करो क्योंकि आप लोग कहते थे कि रूल्स आ गए, सब कुछ आ गए। लेकिन जब तक सोचना नहीं शुरू करोगे कि आप अपने कमरे के बारे में अभी देख रहे हो एक दीवार तो दीवार के बारे में सोचो, सोचना शुरू करो तब जाके स्पेनिश में बात करना शुरू कर पाओगे। अच्छा अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपका रिजल्ट देखा तो? आपकी फैमिली और आपके ससुराल वालों का? सबसे मेरा रिजल्ट आया तो मैं काफी डर रही थी, डाउनलोड करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। मैंने डाउनलोड किया, मेरा सबसे लास्ट में आया, सब अपना भेजे जा रहे थे ग्रुप्स में। हाँ, हाँ। मैंने कहा मेरा नहीं आया, क्या हो रहा है पता नहीं। हाँ। फिर आपने भी मुझसे बोला कि अपना भेजो, मतलब मैं कहाँ से भी हो रहा है नहीं है। नहीं, हाँ। तो फिर मतलब एट द लास्ट हाँ एट द एंड मेरा आया, जब मैंने देखा मैंने कहा ओ माय गॉड आप तो आप तो फिर मतलब मेरी सास मेरे साथ आई, और मैंने सबसे पहले मैं नीचे भागी अपनी मदर इन लॉ को बताने के लिए, लेकिन वो नीचे नहीं थी। हाँ। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, जिसने इन सबके सबसे पहले हकदार उनको बताऊंगी। मैंने रोते हुए सबसे पहले आपका कॉल किया अच्छा मैं सबसे पहला था? कल जो आपको हाँ, वो रो रही हाँ थी, जी अब मुझे सर। आवाज़ आया कि सर पास हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। फिर घर में किसको पता चला पहले? आपके घर में? सबसे पहले हाँ फिर मेरी मदर इन लॉ को पता चला, फिर उन्होंने फोन स्टार्ट कर दिया सबको करने की हो गया हाँ। है अंजुला का, अंजुला ने एग्जाम दिया था। सब पूछते थे कि उसका एग्जाम होने वाला था, कैसा रहा कैसा रहा। हाँ एग्जाम तो हो गया, रिजल्ट नहीं आया है। तो वो भी मतलब कह रही थी कि सबका हो गया है और सब पास हो गए हैं और सब देखने लग रहे हैं। वो तो बाहर चली गई थी, तो मैंने कहा अभी आया नहीं है, चलो कोई नहीं आप पहन के आ जाओ। तो कह रही कोई नहीं हो जाएगा तेरा, टेंशन मत लो हो जाएगा तेरा। तो मतलब आप कुछ दिनों के लिए अपने घर में सेलिब्रिटी बन गई, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं और सब चीज़ है। नहीं सही है, बस ये जर्नी को अभी एटलीस्ट B1 लेवल तक पहुँचाया जाएगा और अब तो आपको रीज़न मिल गया और हो सकता है कि अब आपकी भी आइडेंटिटी बन गई, स्पेनिश बोलने वाली बहू आ गई हमारे घर में, तो वो भी एक आइडेंटिटी आपके एकदम टैटू बन गया है, वो भी परमानेंट कि विदाउट स्पेनिश यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ। और आगे भी आप स्पेनिश भी सीखें, आगे भी और भी लैंग्वेज सीखें और भी अपना करें काम। अब एक और कि जो बच्चे लोग स्पेनिश सीखना चाहते हैं उनके लिए आपकी 3 क्या राय होंगी जो इस स्पेनिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, खासकर वो फीमेल जो मैरिड हैं और जो जॉब करती हैं, जो सोचती हैं समय नहीं है, तो क्या वो स्पेनिश घर बैठ के सीख सकती हैं? और स्पेनिश सीखने के लिए जो आपकी 3 टिप्स होनी चाहिए, जो आपके मुताबिक उनको करना चाहिए, तो वो प्लीज़ बताएँ? सर मैं सब 3 टिप्स में मैं एक पहली टिप मैं ये बताना चाहूंगी कि आप कॉम्प्रिहेंशन जितना कर सकते हो, जितना रीडिंग कर सकते हो उतना रीडिंग कीजिए, क्योंकि रीडिंग से आपके वर्ड्स और आपकी जो एसेंट है वो भी सुधरता है और आपके वर्ड्स पे मतलब आपकी कमांड अच्छी हो जाती है, आपकी वोकैब अच्छी होती है और आप है ना एक फॉर्मेशन में आ जाते हो। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे मैं अब शादी हो गई है और
शादी होने के बाद बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि आप चीज़ें नहीं कर पाते। जैसे अभी मैं भी हूँ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे जब मेरा मन करता है मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं किसी और काम में उलझी रहती हूँ। तो ये मत सोचिए कि आप उस काम को आगे करेंगे तो बाद में आप मायूस हो जाए कि चल छोड़ अब नहीं करना, उसको करना है, करके ही सोना है। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे जिस भी टाइम जो भी टाइम निकाल लो और मुझे लगता है कि चूँकि हाँ, जो भी टाइम निकालो। हमारा कंटेंट भी ऐसा ही है जैसे मान लो कि आप घर में कोई काम कर रहे हो, आपने कान में ईयरफ़ोन में लगा रखा है और आप लिसनिंग कर रहे हो, बिल्कुल। है ना? तो वो चीज़ें हैं। और तीसरी टिप हाँ, तो तीसरी टिप ये है कि जो भी आप काम करते हो, जो भी आप पढ़ते हो, उसको ना एज़ अ फन ले लो। अच्छा, जैसे अब मैं या तो पढ़ती हूँ, मैं जो पढ़ती हूँ, मैं सीरीज़ देखती हूँ, हाँ, साथ में मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ सीरीज़ देखती है, पूछती है, हाँ, ये बोल रही है, ये बोल रही है। मैं उनको सारे उसको इलैबोरेट करती हूँ कि हाँ, ये अब ये बोल रही है अच्छा, और मतलब उसको एज़ अ फन ले लो। अच्छा, उसको अच्छा, ना अपने आप ऊपर एन्जॉय। मत छोड़ो कि हाँ, अब ये पढ़ना है या एन्जॉय करो उसको। हाँ, हाँ, हाँ। वेरी गुड बहुत-बहुत बढ़िया ये टिप्स कि आप किसी भी लैंग्वेज जैसी चीज़ को ख़ासकर हेडेक लेके ना करें और दूसरों को बिल्कुल, ब्लेम देने से अच्छा है कि आप खुद सॉल्यूशन के बारे में सोचें और बात करें। क्योंकि पहले तो आपने जॉब बिल्कुल, करते हुए स्पेनिश सीखने का सोचा, फिर उसमें कैसे टाइम निकाला, वो सॉल्यूशन ढूँढा। दूसरा चीज़ कि ऑफ़ बिल्कुल, कोर्स इतना पैसा नहीं होता हमारे पास कि हम बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में दें जाके और 2-2 साल, 3-3 साल वहाँ पे स्पेंड करें और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग लगती है उसमें। इन सब से चीज़ें बच जाती हैं और घर बैठ के नेटिव स्पीकर भी हमको अलग-अलग देशों के सुनने, जानने, बोलने का मौका मिल ही रहा है। तो वो आपका दूसरी चीज़ एप्लीकेशन पे होने से ये भी अच्छा है कि आपको पास अगर लैपटॉप नहीं है, फ़ोन है और फ़ोन लेके आप कहीं भी हो, घर पे हो, बाहर हो, बाज़ार में मुझे तो लगता है कि आपने स्पेनिश पता नहीं कहाँ-कहाँ बैठ के पढ़ी होगी। अपने स्कूल में पढ़ी होगी, अपने घर में पढ़ी होगी, कहीं बाज़ार में, बाहर मार्केट में हो या बस में हो, ट्रेन में हो, वहाँ भी पढ़ी होगी। है ना? कि चलो टाइम का यूटिलाइज़ करते हैं, बिल्कुल, है ना? तो ये चीज़ कि समय उन्हीं लोगों का साथ देता है जो सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं प्रॉब्लम्स को छोड़ के और बाकी अगर आप सोचते हो कि कोई घुट्टी है, मैंने किसी को पिलाई, बिल्कुल नहीं है। ये सब मेहनत है हमारे सारे स्टूडेंट्स लोगों की कि वो लोग हार नहीं मान रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करने में जो लगे हुए हैं और सॉल्यूशन पे बात करते हैं और वो एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं, वो रिज़ल्ट देते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अंजना। आगे आप भी ऐसे ही काम करते रहिए और जो भी हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि आप अपना लाइन खुद बनाएँ। आप जॉब सीकर के बजाय हो सकता है कि भविष्य में जॉब गिवर बनें और लगे रहिए, स्पेनिश को भी इम्प्रूव करते रहिए और साथ ही साथ अपने करियर, अपने अपने पेरेंट्स और अपने बिल्कुल अब तो ससुराल सबका नाम ऊँचा होगा। और हम सभी को बड़ा गर्व है क्योंकि जब बिल्कुल आप सर। जिस तरह से रिज़ल्ट आया, मैं वो खुशी में जान सकता हूँ क्योंकि जो लोग डेली देते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या होता है कि जब हमारी मेहनत काम आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब पहली इनकम आती है उससे तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। अब अगली लड़ाई हमारी B1 की है, उसको भी लड़ लीजिए और अब तो आपको फैमिली से भी खूब सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आप भविष्य में जो भी काम करें, उसके लिए हम लोग हैं ही और आपकी आगे की जो जॉब की स्टोरीज़ होंगी, सक्सेस की स्टोरीज़ हम इसी तरह से शेयर करते रहेंगे। ओके अंजना, कुछ कहना चाहती हैं तो बिल्कुल कह सकती हैं, देन वी विल फिनिश दिस क्लास सॉरी दिस दिस लाइव सेशन। बस मैं ये कहना चाहूँगी, आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करें क्योंकि आपका सब कुछ मिट सकता है। आप एटलीस्ट आपका शरीर भी आपका कभी एक टाइम पे साथ छोड़ देगा, लेकिन जो आपकी सक्सेस है, वो हुँ। कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आपके जाने के बाद भी वो ऐसे ही कायम रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अंजना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी सभी के लिए। तो मैं सभी सब्सक्राइबर से कहना चाहता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ अंजना को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में जिन्होंने मेहनत करके ये डेली एग्ज़ाम निकाला और आगे भी इनकी मैं दुआ करूँगा कि बहुत जल्द हम लोग B1 की सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर करें यहाँ पे आगे। बिल्कुल सर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अंजना। Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Adiós. Cuídate.